पता ही चल गया कि आज का जो लाइव आने का उद्देश्य क्या है। एक्चुअली क्या है, मैंने आज सुबह शाम में को सुबह नहीं लंच के टाइम में एक पोस्ट डाला और उसमें मैं खाना खा रहा था, रोटी सब्जी छोले और पनीर की सब्जी। और वो माफी चाहूंगा, कुछ लोग पनीर से आपत्ति जताएंगे क्योंकि पनीर आजकल नेचुरोपैथी और कुछ जगह पे पनीर को जो है ना एक प्राकृतिक फूड नहीं मानते हैं। ये प्राकृतिक है, पनीर को थोड़ा तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है इसलिए। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ, हमारा तो थोड़ा बहुत चल जाता है पनीर वीक में एक बार कम से कम, और जब मन हो तब। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात से कि जब मैंने पोस्ट डाला तो कुछ हमारे मित्र हैं, जो उस मित्र में से कुछ लोगों ने वहां पे प्रतिक्रिया देना शुरू किया। और वो जवाबी फायर जो होता है ना, जिसमें से ये लिख के लोग देते हैं कि हम आपको, ये नहीं कि अब जब मैंने बोला कि जो हमारे बिहार का राजनीतिक पार्टी, जो दूसरे बड़े दल या जो भी, तो जो जीरो वोट लाते हैं हमेशा, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमेशा, संसद चुनाव में जीरो आता है, पिछली बार आया था। तो ऐसे तो ऐसे जो पार्टी हैं राजद, तो वो तो चोरों की पार्टी है। तो मैंने बता दिया कि भाई कि आप चोरी करके मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तो आपने, तो ये तो वाजिब है कि इस वक्त में चाहे वो 8 को खाएं 9 को खाएं, और ये तो है कि आपने भावना का आपको जो है ना ठेस पहुंचा है। और आप कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भावना का क्या ठेस पहुंचता है, बताता हूँ इससे क्या महत्वपूर्ण है। सीधी सीधी बात ये है, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था, बीटेक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं नवरात्रि करता था, फास्ट रख रहा था। एक टेबल ऐसे ही जैसे अभी मैं टेबल रखता हूँ, मैं टेबल से मुझे प्यार है, तो मैं टेबल लगाया, उस पर भगवान की देवी माता की प्रतिमा लगाई, पूजा पाठ करता था। एक जो दुष्ट था वो जिस तरफ तो दो फोर शेयरिंग रूम था, और उसमें फर्स्ट ईयर वाले को फोर शेयरिंग ही रूम देते हैं। तो वो जिस तरफ प्रतिमा थी, बेड जो है उस तरफ वो पैर करके सोता था, और मैं कहता था कि इस तरफ पैर करके नहीं सोना है। हम जैसा प्रतिमा से सब सर और हमने पैर या फिर साइड में रहता था, तो फिर नहीं माना। तो धीरे धीरे आपके भाई ने उनका पत्ता काट दिया, फिर वो कहाँ गए पता नहीं, वो सीधे टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गए, वहां पे रहने लगे। ग्राउंड फ्लोर एक बहुत प्रचलित फ्लोर था जहाँ पे सांप छुछुंदर सब लोग में आ जाते थे। तो ये भाई जब अकेला ये कर सकता है, वो भी अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर, तब तो 13,000, सॉरी, अब तो हमारे 13 करोड़ जो है ना, सॉरी, हाँ 13 करोड़ जो बिहार वासी हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों को। उनको तो कहाँ कहाँ से निकाल के फेंक सकते हैं पता ही है। आपने विधानसभा चुनाव में तो ठीक है, हो जाता है, जाती है सिंपल, तो कुछ वोट आ जाते हैं, तो कम होते जाना है, हो जाएंगे कम। संसद में तो हमेशा आपने उसको जीरो वोट दिया है, तो ठीक है। अब दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उनमें जो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई, तो मैं बता देता हूँ। अ, वैसे मेरी एकेडमिक पढ़ाई जो है 2019 में खत्म हो गई है, तो मैं 5 साल तो हो गया हूँ। तो अ, पैसे कमाते हुए भी हो गए 5। तो पैसों से संबंधित जानकारी मेरे पास होती है, क्योंकि मेरे पास कोई ना पीए है, ना मैनेजर है, ना सीए है, सारा कुछ मैं मैनेज करता हूँ। और देवी माता की कृपा से कुछ इतना ही पैसे हो जाते हैं कि अब टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो टैक्स की भी जानकारी हो गई। अब विशेष चीज ये है कि टैक्स की जानकारी के बाद आपको इतना बता दूं कि ये जो टैक्स की जानकारी में बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या तो रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके पास ऑप्शन होता है आईटीआर बचाने के लिए, 10% आप बचा सकते हैं, वो आप एलआईसी करके या फिर आप लोन लेते हैं तो लोन लेके। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने संविधान पढ़ा, क्योंकि नेहरू जी ने आजादी के तुरंत जब वो बने प्रधानमंत्री, तो उन्होंने से 51 से ही वो चंदा की प्रक्रिया के लिए उन्होंने संगठन बनाने का नियम वगैरह बना दिया था 51 में। उसके बाद लोग बना सकते थे संगठन, मतलब जैसे हम भी अपना बना लें कि किसान सेवा समिति,
उसे बना लिया और आप उसमें डोनेशन लीजिए और डोनेशन लेके आप समाज कल्याण का काम कीजिए। तो दो तीन तरीके के उसमें संगठन बने, एक तो जो जो राष्ट्रीय होने चाहिए, जो राष्ट्रीय मीन्स की सरकार के बनाए हुए कुछ फाउंडेशन, या ऐसे जैसे मैं फाउंडेशन बनाऊं लेकिन सरकार से परमिशन लेके, सरकार के निहित, कि हाँ जैसे पीएम केयर फंड वगैरह होता है, इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट हमारे ऊपर हाथ रहेगा ऐसे। ठीक, जब चाहे वो गर्दन पकड़ लें, जब चाहे हमारे कमर पकड़ लें, जब चाहे वो कुछ पकड़ लें। ठीक। दूसरी क्या होती है, जो नॉन प्रॉफिटेबल, जो गवर्नमेंट से भी नहीं है, हमारा खुद का है, हम इंडिविजुअल चला रहे हैं, सरकार उनमें हमें लाइसेंस दी हुई है कि हाँ ठीक है, वो जो हमारा अ, जो एक्ट, जो हमारा धारा क्या कहते हैं 18 में है कि आप आज़ादी है कि आप उन्मुक्त बोल सकते हैं, स्वच्छंद घूम सकते हैं, जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसमें उस क्लॉज बना के दिया है कि हाँ आप संगठन बनाने का एक अधिकार है, आप ग्रुप बनाइए, आप ज्ञान की चर्चा कीजिए, जो भी करना है कीजिए, समाज कल्याण कीजिए। ठीक। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें इलेक्ट्रोलर जो होता है चुनावी चंदा, इलेक्टोरल क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो मिलता है आपको, ये इलीगल है या फिर ये क्या स्कैम है? तो अब इसकी क्लियर जानकारी आपको बता दूं कि ये किसी तरीके का स्कैम नहीं है। और जो जो भी लोग छोटा मोटा झंडा लेके घूमते हैं, जाति का पाति का, ये लंपट, चाहे वो किसी वक्फ बोर्ड या फिर ये किसी तरीके का लेके घूमते हैं, चाहे सवई समाज या मुस्लिम, ऐसे कुछ वैसे, या फिर कुछ आजकल तो अब राजपूत ऑफ इंडिया, भाई इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, राजपूत लगा दिया तो वो तो पोस्ट ऑफ के बाद तो हो ही गया का, फिर ऑफ क्यों लगाया? राजपूत, राजपूत का इंडिया, ऐसा तो होता है क्या? क्या इंग्लिश पढ़ा भाई? तो ये ठीक है। तो ऐसे जब हैं अपना, ये जो लंपट लोग बनाते हैं अपना जाति के नाम पर ये सब संगठन, तो उनका मैं मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम 10-5 लोग लेके निकले, बाइक वाइक लेके निकले, हम बस किसी भी पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे भीड़ लगाएं और लंपटपनी करें। ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए तो, अगर हमारे पास 4 व्हीलर है तो हम चालान बचा लें थोड़ा सा फोन करके, या कभी हम जाएं तो हमारा टोल बच जाए। तो इनका मुख्य काम यही होता है। तो अब इनसे हमारे क्या कनेक्शन, हमारे सीधा सीधा अब लेके आता हूँ कि जो भी हमारे आईटी इंजीनियर है, जो भी लोग हैं, वो मिनिमम इतना टैक्स पे कर देते हैं, वो 40% टैक्स के स्लैब में आते हैं। तो वो इतना टैक्स पे करते हैं जितने से आपके एक बिहार पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है, दरोगा, उनकी सैलरी के बराबर। कहने का मतलब, अगर वो टैक्स बचाने के लिए जो धारा 80 जी या जी ये जानते हैं, और फॉर्म फिलअप करके अगर आप चुनावी चंदा देते हैं, तो आपकी कंपनी से पूछेगी कि आप किस को चंदा दिया, उसका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो संगठन का आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होता नहीं है, बैंक कुछ भी आप दे दीजिए खाली। लेकिन अगर आपने कैश में पे किया है तो 2000 से कम, और आपने अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन या बैंक के थ्रू भेजा है तो 2000 से ज्यादा, कुछ भी 2 लाख 10 लाख, जितना भी है वो संगठन के अकॉर्डिंग कि किस तरह का संगठन है। मैं पहले भी बताता हूँ वो कैसा संगठन है, राजकीय है, राष्ट्रीय है, सरकार चलाती है जैसे पीएम केयर फंड है, या फिर देश बचाओ या कुछ भी ऐसे है, तो आप उनको चंदा दीजिए, और उनके बाद आप अपनी कंपनी को जमा कर दीजिए, फिर वो आरटीआई उसके जो एचआर होते हैं वो फाइल कर देते हैं। उसके बाद आपका कई ऐसे संगठन है जिनको चंदा देने की वजह से, राष्ट्रीय जो भी है, जो गवर्नमेंट चलाती है, पीएम केयर फंड, आपको 100% टैक्स फ्री हो जाते हैं आप, 100%। समझे? तो यो बात होती है। तो ये लोग कोई भी कर सकता है। अब इससे आप समझेंगे कि अब बड़ी कंपनी को नहीं, हम छोटे लोगों को क्यों लिया साथ में? छोटे लोगों को इसलिए लिया कि आप जो लंपटपनी करते हैं, एक जाति का झंडा लेके जो उन्माद फैलाते हैं और चमचेगिरी करते हैं, आपको मालूम है
कि ये जो हमारे जैसे जो भी लोग हैं शहर में कमा रहे हैं, जितना टैक्स पे करते हैं सरकार को, एक दरोगा की सैलरी के बराबर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर वो किसी पार्टी को देंगे तो पता है, हमें टोल की तो चिंता ही छोड़ दीजिए साहब, हम घर आएंगे ना, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो हमें ट्रैफिक से पुलिस निकाल के हटाएगी, भाई भाई सर आए हैं सर। ये हमारे इधर एक कहावत थी, एक थे, वो चलता था ऐसा, मिथ या पता नहीं, सच मुझे इतना मालूम है, वो 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज 26 जनवरी या 15 अगस्त पे थाने में देते थे, सिर्फ इस वजह से कि भागलपुर पुल पे अगर हम आए ट्रैफिक में फंस जाए तो मुझे थोड़ा ट्रैफिक से निकाल दीजिएगा, इतना इज्जत कीजिएगा मुझे। ठीक है, इसलिए तो भाई यहाँ ऐसे भी लोग हैं, विधायक जी के भाई थे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, सोचिए, अगर आप 6 लाख रुपए सालाना मिनिमम, 40% स्लैब मीन्स 6 लाख, मतलब 20 लाख रुपए तो पैकेज होता ही है आई थिंक, उसमें 6-7 लाख रुपए टैक्स दे ही देते हैं, बाकी 14 लाख बचता है, जिसमें 1,20,000 रुपए पर मंथ आता है। नॉर्मली एक बता रहा हूँ, एक जनरल, जो इन जनरल जो 2-3 साल जॉब कर चुके हैं, 3 साल जिनकी जॉब हो गई, तो ये 1 लाख, समझिए उनका 6 लाख रुपए सैलरी से खर्च कट जाता है। आप सोचिए, आप जितना कमाते हैं, 6 लाख रुपए हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही हो जाता है अकाउंट से, समझे? हो नहीं जाता है, चला जाओ आप, चेहरा भी नहीं देख पाता कुछ, वो तो छोड़िए, तो 3 साल वाले जो, 2 साल वाले, 1 साल वाले जो हैं, जो तुरंत ज्वाइन हुए हैं, उनका 8 लाख रुपए मान लीजिए उसका पैकेज मिला है, तो 6 लाख से तो ऊपर है। अब 30% स्लैब में आ रहा है, 28-30% के स्लैब में आ रहा है। तो आप सोचिए, अगर वो 6 लाख रुपए प्रॉपर उसको मिला है, तो आप सोचिए 6 लाख का 1/3, मतलब कितना हो गया, 2 लाख रुपए कट गए, 4 लाख रुपए, कितना मजा आता होगा कि 6 लाख रुपए हमको पेपर में है, शादी में तो बता देंगे मेरे 4 लाख, 6 लाख रुपए अकाउंट में कितना है, 4 लाख, 4 लाख को 12 से डिवाइड कीजिए, 30,000 रुपए का, कितना रोता हो। तो ये हाल, समझे? तो ये होता है। तो आप ये समझिए कि एक छोटे से इंसान की बता, ये लोग कोई करते नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल भी नहीं सकता इस वजह से, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई बात, आप किसी भी सॉवरन कंट्री की आप जो है ना, वैसे तो कानून में है कि आप पे कर सकते हैं, तो सॉवरन कंट्री का क्या, लेकिन फिर भी यहाँ टैक्स चोरी नहीं, आप ईमानदारी से पे कीजिए, देश को मजबूत करना भी जरूरी है, संगठन ठीक है चलता रहे, राजनीतिक पार्टी चलती रहे, सब ठीक है, देश और हाँ जरूरी है, हमारे आर्मी कि जवान को भी पैसे जाने चाहिए, उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए, तो इन सब के लिए हमें टैक्स पे करना बहुत जरूरी है, हम पे करें, ताकि हमारे जो CSF BSF और जितने मिलिट्री जवान है, एयरफोर्स है, नेवी, इन सबको हमारे से, हमारी सैलरी से कट के उन लोगों को चंदा, उनको सैलरी जाती है, तभी हम लोग सुरक्षित रहते हैं, ताकि हमारे हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर बैठे होते हैं, वो भी बैठ के वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ निकाल के बेच के सरकार को पैसा देते हैं, देखिए हमने इतने आदमी का हाथ काट के बेचा है, तो हम आज एक दिन में हमने 50,000 रुपये कमाया, तो हमको अब सैलरी दीजिए, वो प्रोडक्टिव, वो एक बस सर्विस बेस्ड है, वो सर्विस देते हैं और सर्विस का पैसा लेते हैं, तो बस यही है। जितने भी सर्विस बेस्ड जितने भी जॉब हैं, तो वो तो कुछ देश के लिए सेवा दे रहे हैं, सेवा ही दे रहे हैं, वो तो ऐसा है नहीं कुछ कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे हम पैसे देते हैं, हम सेवा नहीं देते हैं देश के लिए, हम सेवा में नहीं है, हम प्रोडक्टिव है, हम अंडा देते हैं सोने का, समझे? तो प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब में भी फर्क पड़ गया होगा, सरकारी जॉब होती है जो सेवा देते हैं, प्राइवेट जॉब होती है जो अंडा देते हैं सोने का, टैक्स पे करते हैं। अब इसको बड़े स्टेप पे, ये जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेट कीजिए, बड़े लेवल पे ले जाइए, तो हुआ एक आदमी का 6 लाख सालाना, अब इसको बड़े लेवल पे ले जाइए। अब सोचिए कोई बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उनको तो कितना सिक्योरिटी चाहिए होता होगा, वो तो लैम्बोर्गिनी से चलते हैं, फरारी ये सब लेके निकले हैं रोड पे, तो स्क्रैच नहीं आनी चाहिए गाड़ी में, हमारा क्या है, हम तो गरीब इंसान है, स्क्रैच आएगा तो भी हम तो इंश्योरेंस पे करेंगे, पे करते हैं तो वो ठीक कर देगी कंपनी में, तो बकवास भी नहीं करते हैं, ठोकर है। तो ये सब चीजें, अब क्या है कि जब वो कंपनियां दे सकती हैं किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड, फंड दे सकती है, चुनावी चंदा, तो जब देते हैं तो ये सबको दिया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की बताता हूँ मैं, उनको मिला है लगभग 7,000 करोड़,
कुछ ज्यादा ऊपर नीचे। तो इसमें क्या है कि अब उनके हैं लगभग 330 सांसद। 330 सांसद डिवाइड कीजिए 300 से, तो प्लस लगभग 20 स्टेट में उनका सरकार भी चलता है, तो लगभग आप विधायक भी मान के चलिए उस हिसाब से। और दोनों से जब डिवाइड करेंगे तो इतना कम चंदा मिला है ना। अब देखिए उसी हिसाब से कांग्रेस को लेकर चलिए, उनको मिला 1700 करोड़, विधायक है 40, तो आप 40 से डिवाइड कीजिए, 4 चौका 16, तो कितना हुआ? एक सांसद लेके आए कितना? 400 करोड़। भैया औकात है तुम्हारी 400 करोड़ एक सांसद लेके 400 करोड़। आप पूरे एक भागलपुर के सांसद की औकात बताइए, वो 5 साल में 400 करोड़ कहीं से जमा करके सरकार को भेज दे। 400 करोड़ यहाँ होता है, चंदा लेके देता है 400 करोड़। पूरा भागलपुर का मिट्टी निकाल निकाल के बेच डालेंगे ना, किसी के घर में भी बेच डालेंगे, पूरे कह देंगे पूरे गंगा से लेकर कोसी तक का मिट्टी निकाल के बेच डालो। फिर है, फिर भी जो है ना, वो बेचने के बाद भी 400 करोड़ आएगा, तो फिर हम जो है ना सरकार को दे पाएंगे, समझे। और उसमें 400 करोड़ उसी को दे देंगे, तो हमारे पास भी तो कम से कम 1200 करोड़ हमारे पॉकेट में बचने चाहिए ना चंदा में से, कि सारा कुछ उन्हीं को दे देंगे। हमारे फॉर्चुनर में भी तेल लगना चाहिए ना। अगर मान लीजिए जो चंदा बेसिकली जो होता है, जो ओपनली है कि लोग क्या करते हैं, ये सब देती हैं कम, राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा है तो पार्टी है तो लोकतंत्र जिंदा है। ये आपने 10th में पढ़ ही लिया होगा, जब आप 10th में अगर आप पास हुए होंगे तो, पॉलिटिकल साइंस में कि राजनीतिक पार्टी क्यों होती है, क्या होता है, इनके कर्म क्या होते हैं, तो उनको जिंदा रहना क्यों जरूरी है। तो जितना हमारा सांस कीमती उतने राजनीतिक पार्टियों का भी है। हाँ बस उसमें जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो हमारे रोल मॉडल ना बने, क्योंकि हमने बहुत कष्ट करके पढ़ाई की है, तो हमारे रोल मॉडल ये तेजस्वी, तेज प्रताप, ये उर्ख मूर्ख तुर्क, ये सारे चीज ना आए भाई। अब आता हूँ जा अब आता हूँ, ये तो हुआ जो ध्रुव राठी का वीडियो देख के इलेक्टोरल फंड इज अ बिग स्कैम बोलते हैं, तो हम भी इंग्लिश में बोल सकते हैं होंठ टेढ़ा करके, लेकिन यस, हम ठीक है, हिंदी में आप सुन लीजिए। ये हो गया। उसके बाद अब दूसरी चीज जो होती है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो पता क्लियर हो गया, कोई भी पे कर सकता है, और हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके घर में भी कोई टैक्स पेयर है तो बोलिए, कर सकते। पूरा ही नहीं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, उनको जानकारी ही नहीं है, और हम कैसे पे करते हैं ये भी हम नहीं बताएंगे, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने किया था, वो करते थे यूट्यूब पे ऐसे कुछ, बताते थे ये फिलअप करना वो फिलअप करना, उनका चैनल ही डिलीट हो गया। चलिए, दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी तरह का स्कैम नहीं होता। ये कांग्रेस को भी मिली है, तो कांग्रेस को बोलिए सारा पूरा पार्टी जेल चले जाए, पूरा उसको बंद कर डाली कांग्रेस को, बोले तुम चलो। वो कहता ना, एक वो कहानी सुनी होगी कि एक सास पुतों में लड़ाई होती थी, तो आशीर्वाद मिला कि सास को कि, या बहू को आशीर्वाद मिला था कि तुम जो चीज मांगोगी सास को दुगुना मिलेगा। तो एक दिन बहू गुस्सा हो गई, वो एक चीज मांगती थी, एक साड़ी, तो सास को भी 2 साड़ी मिल जाता। तो उन्होंने बोली मेरे एक आंख अंधा कर दो, सास के दोनों आंख अंधे हो जाए। तो वही बात है, अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे अगर आप मारोगे चाकू, तो कांग्रेस को बोले आप 2 चाकू आप अपने गले पे मारिए, साला तुमने तो बहुत सबसे ज्यादा लिया है लंपटों। 400 करोड़ एक सांसद पे, औकात है तुम्हारी? 400 करोड़, हारी हुई पार्टी 2 2 बार से हार रहे हो, तुमको कौन कंपनी दे दी, तुम्हारे पे कौन भरोसा कर सकता इस दुनिया में? अगर कांग्रेस को भी कोई अगर दे रहा है, जो 40 पे सिमटी हुई है, जिसका कुछ मुख्य ध्येय नहीं है, जिसका कुछ मिशन नहीं, कुछ विजन नहीं है, कुछ देश के लिए कुछ कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं। आपका जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, हमारे यहाँ आइए, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा वो सेम टू सेम मैनिफेस्टो आंख बंद करके लिख देगा, बिना सोचे समझे, समझे, आपसे बेहतर लिख देगा। वो बचकाने वाली मैनिफेस्टो होती है, ये कर देंगे लक्ष्मी, ये वो, 1 लाख 7 लाख 8 लाख, बुड़बकाऊं। चलिए ठीक है, ये मैनिफेस्टो होता है क्या? कुछ भी ना, कुछ उद्देश्य ना, लॉन्ग टर्म गोल, कुछ भी नहीं। क्या क्या आप 10 साल, अगले 10 साल में क्या कर पाओगे? मान लीजिए अगले 5 साल में आप क्या कुछ ऐसा, भारत कहाँ पे होगा, ऐसा कुछ है जो राष्ट्रीय मुद्दा है आपके पास, कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे, हम आर्मी को
इस स्तर पे लेके जाएंगे, हम उनको ये गाड़ियां मुहैया करेंगे। जिप्सी हट के अब स्कॉर्पियो आ गया, तो अब स्कॉर्पियो हट के हम उसको फॉर्च्यूनर में घुमाएंगे आर्मियों को, ऐसा है कुछ? या फिर ऐसा, या कहाँ पे किस देश के साथ कैसा होगा? अरे ध्रुव राठी का वीडियो देखना बंद करो भाई। क्या तुम पढ़ाई लिखाई करके उनके वो तीनों का वीडियो देखते हो, गधों का? वो पता है आपको, ये डिक्टेटर के मामले में उन्होंने सीधा सीधा रसिया के बारे में उंगली उठा दिया, रसिया को भी कंपेयर कर दिया। आपको औकात है रसिया के बारे में कुछ बोलने की? आप भारत के किसी भी, आप चाहे भारत को, आप किसी भी पार्टी से आते हैं, गाली दीजिए मोदी को, चाकू चला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फोटो पे चाकू चलाइए, रियल में नहीं। अहिंसा के भक्त हैं तो ठीक है। लेकिन आप रसिया के बारे में बोलते हैं। आपको मालूम है जिस समय रसिया में, रशिया के जो राष्ट्रपति ने आपके लिए क्या किया है 1971 में? है कोई ऐसा विश्व का देश जो आपके परमाणु हथियार लेके आ जाए आपको बचाने के लिए? कैसा देश बताइए, आज तक इतिहास में किसी देश ने किसी के लिए ऐसा? हाँ? वो अमेरिका के तर्ज पे चलने वाला, वो अगर वो नहीं आता तो अमेरिका आपकी जो है ना वाट लगा देती वो भारत की। और उस रसिया के खिलाफ ही आपने कुछ बोल दिया, बोलते बोलते वहां तक चले गए। इतनी दिमाग है नहीं आपके पास, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी वीडियो में बक देते हो भाई। चलिए, तो इनके ये तुच्छ लोगों का मत सुनिए, क्योंकि इनके पास किताबें ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, या करते क्या है, बस ये इधर उधर से देख लिया, चेप चाप करके बना दिया। भाई तुम उसके, और हमेशा ये अधूरी बात बोलेंगे। पूरी डेटा देंगे नहीं, पूरी डेटा जाइए सर्च कीजिए आप। पूरी डेटा पे मैं आता हूँ, ये बेस के बारे में अब आता हूँ सीधा सीधा सीधा। इन्होंने बेस के बारे में जो कुछ बोला है, आप जाइए हमारे जो अभी पोस्ट मैंने आज डाला था खाने को लेकर, उसमें मैंने वो पोस्ट किया हुआ है। तो बीफ का जो आरटीआई आया, आरटीआई में ये मेंशन है कि बीफ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करती है किसी भी देश में। बीफ इंडिया जो है वो, भारत हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट नहीं करती है। बीफ मीन्स किसी भी प्रकार का गौमांस, गोवंश का मांस, या काफ, बैल जिसको बोलते हैं, काफ मीन्स वो मतलब छोटे छोटे बाछी जिसको बोलते हैं गाँव के भाषा में, मतलब गाय के बच्चे। किसी भी इस तरीके का गाय से संबंधित कोई भी मांस नहीं एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। क्लियर? दूसरा चीज क्या है, फिर बीफ किसको बोलते हैं? भैंस के मांस जो होते हैं उसको बोला जाता है। हमने पूरा डेटा निकाला कि अभी 10 सालों में कितना बीफ एक्सपोर्ट हुआ, तो उसमें ये क्लियर हुआ है। तो आप ट्रक पे ये सब पकड़ते हुए देखते हैं लोगों को, ये इंडिया में ही, इंडिया के लोग हैं जो इंडिया में ही है, बहुत मतलब अमीर है भाई। वही कत्ल करते हैं अपने अपने आग बुझाने के लिए, लोगों को नीचे गिराने के लिए, समझे? तो ये होता है। और इंडिया से ये अवैध भेजते हैं बांग्लादेश, और वहां से भेजते हैं आगे, ये होता है। ठीक है, तो ये इंडिया में कोई नहीं होता है। ठीक, ये अब जाइए। अब हालांकि हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है, कुमार जी, आप @KUMAR कुमार जी आई लिखेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल आएगा, वहां पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा। फिर मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पे भी, देख लीजिए। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी जो हमारे कुछ जातिगत लफंडर हैं, अब उनको नहीं धोऊंगा तो मेरे कैसे आएगा भाई, मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो अब लफंडरों जो भी हैं, जाति के चाशनी में चटे हुए लोग, याद रखना ये कांग्रेस वाले आएंगे, इंडी गठबंधन वाले, वो भूमियार जाति को वो जाल बिछाएंगे, किसी भूमियारी को टिकट देके, और ऐसा फंसेंगे नहीं। ठीक है मेरे भैया, सावधान हो जाओ। क्योंकि आप जो सबसे ज्यादा नाराज हो ना, वो आशुतोष को लेकर। आशुतोष बार बार बोलते हैं, अरे जहानाबाद से क्यों नहीं खड़ा किया, किसी भूमियार को टिकट क्यों नहीं दिया? भाई किसने दिया टिकट? किसने दिया? हम लोग का जो है लिस्ट है, समझे? ये दोनों का, इंडिया गठबंधन का, एनडीए का, किसको दिया? इंडिया वाले ने दे दिया, सुरेंद्र यादव को। और इंडिया के तो वो जदयू सीट में पहले से ही है, वो जीत ही रहे हैं, वो मालूम है। तो मिस्टर चंद्रवंशी, ठीक है। तो सुरेंद्र प्रसाद तो हमेशा ही सेकंड लेवल पे पिछली बार आया था, है ना? तो किस किस प्रकार से, किस मुंह से किसी और को दे देता भाई? जब जीतने की बारी आएगी तो उन्हीं को दिया जाएगा ना जो वहां जीतेगा चुनाव। आप ऐसा करिए, आप, हम किसी को भी दिलवा देते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर प्रसाद वहां पे, है ना? अब एक चीज आपकी, आप एक चीज कर लीजिए, आप तय हो जाएगा।
आपने पूरा चीज चंदा का खर्चा उठा लीजिए, ऐसा चंदा छोड़िए, चुनाव का हम दे देते हैं किसी को सीट। भाई जब हारने के लिए चुनाव लड़ना है तो आप कर दीजिए, बीजेपी का क्या, झंडा की क्या जरूरत, खुद ही खड़ा हो जाइए। आप पूरा चंदा लीजिए, जितने भी लोग हैं, जब हारने के लिए चुनाव लड़ना है तो खड़ा होकर करिए। या फिर कोई भी ऐसा है, चाहे कोई भी ऐसे, आप जातिगत अगर नहीं रहते तो आप इतने मजबूत होते कि आप खड़ा हो सकते थे, जीत सकते। आप इसलिए नहीं जीत पाते हैं, इसकी वजह क्लियर है। जो हमारे सवर्ण लोग हैं, या जो भी कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ जो एक दो लंपटे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो जब नेता बनना शुरू करते हैं ना, तो वो सबसे पहले नेता बनते हैं, वो कहते हैं हम जाति के लिए करेंगे। भाई आज तुम कह रहे हो ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है, कल भूमिहार के साथ, फिर अगले दिन कहोगे नहीं नहीं, ये कहानी सबके समाप्त हो गई। अब अब जो है वो सावर्ण गोत्री ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, ब्राह्मण के साथ तो नहीं हुआ है। फिर 5 साल बाद 2050 में चलोगे, नहीं नहीं, भारद्वाज गोत्री भूमिहार के साथ अन्याय हुआ है भाई, नहीं काश्यप गोत्री के साथ। तुम कितना टूट 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 के छोटे छोटे, नहीं इतना छोटे होते जाओ भाई, कि इसके साथ नहीं, इसके साथ अन्याय हुआ है। भाई काम चोर तुम, काम करोगे तुम नहीं, अन्याय तुम्हारे किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। आप अगर सभी जाति के लिए लड़ोगे ना, तो आप भी चुनाव जीत सकते हो। ठीक है, अब छोटे छोटे जातियों पातियों में मत बांटिए। और हम तो आपसे अलग हैं भाई, और बाकी भी हमारे जैसे काफी लोग हैं, वो आपसे अलग रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप बेवजह ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण, दलित, ये इनका झंडा लेके आप उनके मत मसीहा बनने का कोशिश कीजिए। आप आपकी जरूरत नहीं है। हम अपना बेड़ा हम खुद उठा लेंगे। हमें जब भी समस्या आई या जब भी कोई काम हुआ, हमें सबने मदद किया है। हमारा खेत आप बटाई नहीं लेंगे, हमारे यादव भाई ही हमारे खेत करते हैं भाई। हमारे कुर्मी भाई हमें सब्जी दिलाते हैं। हमें सबकी जरूरत है, हम सब समाज की हमें जरूरत है भाई। नहीं तो ऐसा कीजिए, आप मुहैया कराइए हमें। ओपन कहता हूँ, मैं पैसे दूंगा। 18,000 पर मंथ में खाने बनाने वाले को, अभी पहले 14,000 देता था, अभी 18,000 हो गया। मैं खाना बनाने वाला जो है वो यादव समाज से है, हमारा खाना बनाता है, वो कुक है। तो मैं आपको भी कहता हूँ कि आप कोई भूमिहार समाज से भेजिए मेरे पास, ब्राह्मण समाज से किसी को भेजिए, हम रखते हैं कुक में। और जो टॉयलेट क्लीन करते हैं वो 6,000 लेती हैं महिला, भेजिए। आप ही खुद आ जाइए, आपके नेता को बोलिए आ जाए, कर लें साफ। तो जिनसे जो काम हो रहा है उन्हें दीजिए। आप अपना भी जो है ना, आप कोशिश कीजिए पढ़े लिखे महान बने। दुनिया में सबसे अगड़ी जाति कौन सी है पता है? सबसे ऊंची जाति कौन सी है? जो बहुत शिक्षित है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और जिनके पास जो है ना पर्याप्त पैसे और सुविधा है। सबसे पिछड़ी जाति कौन सी है पता है? जो पढ़ नहीं पाए, किसी भी समस्या रही हो, पढ़ नहीं पाए, ज्ञान नहीं है, जिनके पास एक ही कला है, वो भी मुश्किल से, या वो भी नहीं है, किसी तरीके से मतलब जिंदगी काट रहे हैं, और अब उस कला के सारे वो पैसे भी नहीं कमा सकते। तो ऐसे मजबूर लोग सबसे पिछड़ी जाती है, और सबसे अगड़ी जाति सबसे ऊंची जाति है, जो बहुत शिक्षित है। इस प्रकार से आप भी सबसे ऊंची जाति बनिए, पढ़िए, बहुत पढ़ाई कीजिए। हमारी एकेडमिक पढ़ाई जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है 2019 में। आगे भी कुछ को सब है, मैं सब ट्राई करता हूँ। फिर भी जय भगवान, आपको तो नहीं करिए। फिर भी हमारे टेबल पे बहुत सारी किताबें हैं, मैं शौक से पढ़ता हूँ। बहुत सारी किताबें हैं, लैपटॉप है, 2-3 मोबाइल है, हमें पे डायरी पेन कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। तो ये है। और आप भाई कुछ करिए लाइफ में, ये लोग काम नहीं आएंगे आपके, ये अगर पिछड़ी जाती है और ये, तो इन सब चीजों से बचिए। मैं दोबारा बोलूंगा, सबसे ऊंची जाति है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आपके पास पर्याप्त पैसे और सुविधाएं हैं। अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों और समाज की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ कुछ देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
क्या है, श्रम से, पैसों से और इनकम टैक्स से। ठीक है, वो तो गरीब भी कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्ट पे कर ही रहे हैं। बिस्किट खरीदे हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं, चाहे बर्तन खरीदते हैं या कुछ भी सामान, मोबाइल चार्जर कुछ भी टैक्स पे खरीदते हैं। तो ये है। तो अब जो हमारे तमाम मित्र हैं, हमको लगता है अब क्लियर हो ही गया होगा कि अब, हाँ, अब होने के लिए तो रोस्टिंग का लास्ट पार्ट है, इसमें तो मुझे बहुत मजा आता है। तो हमारे जो भाई हैं, जो बुरा लगे उनको थोड़ा माफी, लेकिन एक बात कर देता हूँ साफ कि जहानाबाद में के जो जिसने आग लगाया जहानाबाद को लेकर, वो मिस्टर आशुतोष कुमार, ये लंपट सवर्ण सेना नाम का संगठन बनाए। ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप करिए देश के लिए बहुत जो भी करना है। लेकिन एक चीज उसके बाद देखिए खास क्या है, संगठन बनाने के बाद कहानी अभी खत्म नहीं है। इन्होंने, अब खुश हो जाना उनके जितने भी कार्यकर्ता हूं, मुझे गाली देने से पहले ये बात का सोचना कि तुम्हारे जो वो रणधीर हैं नेता, वो बेगूसराय में उनकी पत्नी के विधानसभा चुनाव में हार के बाद, उससे मैं खुश नहीं हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, वो जीतना चाहिए। इस वजह से जीतना चाहिए कि हाँ भाई, राजनीतिक में सबको आना है, चाहे किसी भी तरीके के लोग हैं, वो एक बार आए, कम से कम उसका क्लियर तो हो कि वो अंदर में रखते क्या है मन में। अब क्लियर हो गया, अब मैं नहीं चाहता हूँ आए राजनीति, क्योंकि क्लियर ऐसे हो गया, जो आतंकी गुंडे मवाली, जिन्होंने बाप के सामने में, या खोल लो भाई, ऐसे ऐसे खोलिए, जितने भी सब लोग, बाप के सामने में बेटों को जिंदा जला दिया केरोसिन तेजाब तेजाब डालकर, सॉरी, उस सिवान के साहबुद्दीन की बीवी हिना उनके गोद में चुप से बैठ गए। भाई, तुम कौन से प्रकाशदर्शी और जो है ना त्रिभुवन को आप चमकाने वाले नेता थे आप, त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो उस सती के गोद में बैठ के आप दुग्ध पान कर रहे हैं। भाई, ये कौन सी चाशनी है, आप कौन सा तारी पीने के लिए गए हैं वहां पे। तो आप याद रखिए, जब आप उनको कहते हैं कि हम इनका सहयोग करेंगे सिवान में, और वो हमारा सहयोग करेंगे आके हमारे लोकसभा जहानाबाद में। भाई, जब तुम्हारे नेता ऐसे लंपट हैं तो सोचिए क्या होगा ऐसे लोगों का। बलिहारी राघव जी, यही बात। तो ऐसे लंपट हैं, ऐसा है। इसलिए जाति पाति में मत लड़िए। आप प्रबुद्ध हैं, आप सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, आप सक्षम भी हैं। जो भी जितने भी परसेंटेज हैं, 20%, 18%, 10% लोग हैं, 3% हैं, जो जितने परसेंटेज हैं वो सब शिक्षित हैं, प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। ये जाति पाति को दूर करने के लिए आपको ही आगे पर आना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आपको सुनते हैं। आप किसी यादव के बहुत बड़े गांव में जाएं और कोई भी ब्राह्मण समाज का एक आदमी जाए, वहाँ 100 यादव होगा और एक ब्राह्मण होगा, 100 के 100 यादव चुप रहेंगे, ब्राह्मण बोलेगा और वो सुनेंगे। आज भी आपकी प्रतिष्ठा है, समाज में इज्जत है, सम्मान है। अपना सम्मान को मत गवाएं। चाहे कोई भूमिहार समाज से वो भी अगर जाए, पूरे गांव कुर्मी समाज के आप चले जाए, वहां पे हजारों लोग होंगे, 2000 वहाँ की मान लीजिए गए, वहां पे आप एक भूमिहार करने कोई भी जाए वहां पे, प्रतिष्ठित लोग, पर वो जब बोलेंगे तो पूरा सुनता है कुर्मी समाज। तो आपकी इज्जत है, आज भी अपना इज्जत को मिट्टी में ना मिलाइए। आप जाति पाति की वजह से संकुचित हो जाएंगे, पता है, आप छोटे हो जाएंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपसे लोग नफरत करेंगे, आप लोग को लोग आपको गालियां देंगे। तो अगर आपका कोई नेता बनना भी चाहता है, उनको बुलाइए, उनके कान में 2 थप्पड़ लगाइए, उनको कहिए भाई, तुमको नेता ही बनना है ना, पूरे देश का सब जाति का नेता बनो। हमें हमको खुशी मिलेगी इसी बात से कि तुम भूमिहार समाज के होके, तुम ब्राह्मण, तुम सवर्ण होके भी सभी जातियों का भला सोचते हो। तो इतना छोटा मत कीजिए, नहीं तो कल के दिन आप, जब आप किसी अच्छे इंसान के, किसी आप भूमिहार होकर किसी भूमिहार के साथ बुरा करेंगे, तो दूसरा भूमिहार खड़ा होगा, बोला नहीं नहीं नहीं,
चौधरी भूमियार के साथ अन्याय हुआ है, कुंवर भूमियार अच्छे थे, फिर राय भूमियार के साथ अन्याय हुआ है। ये सभी भूमियारों ने क्या राय भूमियार को बहुत ठगा है, ये भारद्वाज गोत्रियों को बहुत ठग लिया। ये नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये कश्यप गोत्री को ठगा है इसने। तो ऐसे करके गोत्र वाले निकलेंगे अलग अलग, तो कितना तोड़ोगे भाई। तो ये मुझे बहुत खुशी होगी कि जब एक उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पूरे बिहार की बात करते हैं भाई, खुशी होता है। राजीव प्रताप रूढ़ी पूरे बिहार की बात करता है, समझ रहे हैं। तो आप छोटा मत कीजिए, दायरा छोटा मत कीजिए। दायरा छोटा किया नेहरू जी ने, जिंदगी भर उनको गालियां देते हैं लोग, भारत को छोटा छोटा दोनों तरफ से पिचिक कर दिया है, समझते हैं। एक्सप्लोजन, एक होता है एक्सप्लोजन, फैल जाना, एक्सप्लोजन दोनों तरफ से इधर, पूरब से भी पश्चिम से, हाँ, इधर बना दिया पूरब की तरफ, पूर्वी पाकिस्तान इधर, पश्चिम पाकिस्तान बना दिया। आप भी इसे यादव को, टू यादव को, भूमियार को, ब्राह्मण को, कुशवाहा वाले भी, तो कुशवाहा सेना, यादव सेना काम नहीं आएगा। बहुत सारे यादव हैं, समझ गए, जो भगवान को मानते हैं, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा। आज भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, तो इनके भी आप सबको बहुत बहुत देना शुभकामना, और उनके लिए श्रद्धांजलि। भगवान उनको देना हम सबके बीच ज्ञान की धारा बहाते रहें, और हम हर बार जो बच्चों में 10-10% उनकी ज्ञान दें, एक अच्छे स्टूडेंट रूप में जब वो धरती पे आए, एक अच्छे विद्यार्थी रहे। तो हम सभी जितने भी हैं, उन सब में एक पढ़ाई का ही इतना जुनून पैदा करें, ताकि जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में था, कभी हम थके नहीं, कभी रुके नहीं, पढ़ाई के लिए उन्होंने पढ़ते रहे, डिग्रियां पे डिग्रियां उपाधि, और फिर उस डिग्रियों को बक्से में नहीं रखा, उनको पूरे देश के सामने रखा, पूरे देश में बांटा। जो भी उस समय की परिस्थिति रही होगी, जितने जैसा समस्या रहा होगा, उस तरीके का संविधान उन्होंने बनाया। उस परिस्थिति के तौर पर उन्होंने कभी मना नहीं किया कि देश में संविधान जो है वो हमारा आखिरी सत्य है। उन्होंने एक समय दिया, इतने समय सीमा के बाद आप संविधान को अलग अलग तरीके से अपने सुविधा के अनुसार आने वाली पीढ़ी इसको बदल सकते हैं, कुछ न कुछ तोड़ जोड़ कर सकते हैं, ठीक। ये उन्होंने कभी किसी को, इसलिए कोई भी इंसान ना तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े, ना गालियां दे, ना उन पे इंक फेंके, इस वजह से कि अम्बेडकर ने तो संविधान लिख दिया। अम्बेडकर ने कोई भी संविधान में ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण को बुलाओ उसको, वो उन्होंने ये बोल के नहीं गए थे कि है ना, तिलक तराजू और तलवार इसको मारे जूते चार। तो ये सब हमारे बनाए हुए, हमारे जो मूर्खों को जब नेता बनाते हैं, तो वो लोग ये सब ज्ञान देते हैं। जितने भी अनपढ़ लोग, जो पोछा लगाने वाले लोग, वो कहते हैं ना, जो पढ़ लिख नहीं पाए ऐसे लोग उनको अब नेता बना देते हैं, तो वो लोग ऐसे ही आपके ऊपर इसी तरीके का ज्ञान देते हैं। तो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को भी सुनिए, डिग्री वाले लोगों को सुनिए, जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा वो जिन्होंने अध्ययन किया, जिंदगी के बारे में सीखा है, उनसे भी आप थोड़ा सीख लीजिए। और अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानिए, उनके साथ चलिए। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, 40 मिनट ले लिया, अब इससे ज़्यादा लूंगा नहीं। बस ये क्लियर रखें, याद रखिए कि ये देश में किसी भी एक जाति को आप निकाल नहीं सकते, देश से बाहर भगा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यादव भूमियार को बाहर कर दे, पूरे भारत से निकाल दे, ब्राह्मण को जो है ना, हमारे हरिजन लोग को बाहर निकाल दे, हमारे हरिजन को, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, किसी भी जाति, सब लोग यहीं पे मिलके रहेंगे, सब हम भाई ही हैं, एक ही माँ के कोख से हम लोग आए हुए हैं। हो सकता है अभी समाज में सबकी आप हमारी माँ अलग, आपकी माँ, लेकिन सब जब धरती पर पहली बार आए, तो आप सोचिए कि किस तरह रहे होंगे, कैसा हमारा रहन सहन रहा होगा। जब अतीत काल, जब अभी हमारे पास सिर्फ बिहार की अगर बात करो तो सिर्फ 67% अभी साक्षरता है, तो अब सोचिए कि कभी तो ऐसा होगा जिसमें 0% साक्षरता रही होगी, या समझ रहे हैं, एक दो लोग ही पढ़े लिखे रहे होंगे, उसमें जाति पाति नाम की कोई चीजें नहीं रही होगी, धर्म नहीं रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा।
फिर एक कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई संत, कोई महात्मा आए होंगे, फिर महर्षि बना दिया आपको, नारीभट्ट, कोई महर्षि आए होंगे, फिर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, उन्होंने एक एक अक्षरों के बारे में उन्होंने पहचानना सीखना शुरू किया होगा, फिर उन्होंने हम लोगों को बताया, हमारा अस्तित्व हमें याद दिला, हमें यहाँ तक तैयार किया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए 67%। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए हम कभी एक ही थे, आज एक ही थे। तो हमें जब एक माँ को जुड़वा बेटा हो जाता है, दोनों एक ही शक्ल का होता है, तो एक के गले में काला धागा या कुछ भी बांध देते हैं। उसी तरीके से जब हम सब लोग एक ही थे तो पहचान के लिए सब वर्ण व्यवस्था आ जाती है, ये सब बनाया गया है, ठीक है। ये सब अ, जो हमारे काम के आधार पर बांटा गया कि कौन क्या करेंगे, लेकिन उस पर कभी ये संविधान ये रूल नहीं बना कि आपको ये काम मैंने दे दिया तो यही करना है। आप जन्म से अपना ऐसा नहीं है कि आप वही करेंगे, आप अपना अपना काम बदल सकते हैं, कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं और देश के लिए जाना कमा सकते हैं। ये सब रहा तो अब इससे ज्यादा ये सब तो आपको पहले से मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ज्यादा बताऊंगा तो आप खुद शिक्षित हैं, ये सब जानते हैं। मुख्य बातें जो थी वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। मतदान कीजिए, मस्त रहिए, और ये जहानाबाद की चिंता करना छोड़िए। अगर जहानाबाद की चिंता करेंगे तो फिर आपको हंसी आ जाएगी। वहाँ के जो भी चुनाव में खड़ा हुए, कुछ सिंह कुछ यार, वहाँ पे बहुत बताऊँ आपको, आप चाहते हैं आप हंसना, खुश होना जाते वक्त, चलिए। खुश होने से पहले एक चीज और बताता हूँ आपको। ये जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना, ये एक एक बार चुनाव लड़ने जरूर आते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लुएंसर ये थे हमारे भीम आर्मी वाले, चुनाव लड़े, 5-6 हजार वो नोटा से भी कम वोट आया। फिर कन्हैया कुमार इन्फ्लुएंसर थे, चुनाव लड़ने आए, हार गए। उसका जितने भी ये इतने ही वोट लेके आते हैं जो हार, मतलब नोटा के अलावा उनके नोटा इनसे जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा है हमारा। और जहानाबाद के जो लोग हैं वो कभी भी, आप एक चीज रखिए, आप लोगों ने जहर बोया था, इसीलिए जहानाबाद के लोगों ने तीसरे स्थान पर, जहानाबाद में पता है कौन सा आता है चौथे स्थान पे? नोटा, 27,683 लगभग। नहीं, याद नहीं रखता। तो 27,000 वोट सिर्फ नोटा। तो आप जब ये कहते हैं हमने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसको आपने कभी किया ही नहीं भाजपा को भाई। जहानाबाद, अरवल और उस इलाके में आप गोद में बैठ ही जाते हैं राजद को। आप जो बार बार ये आशुतोष कुमार जाके कहता है ना, हमने एक बार भाजपा को दिखा दिया, हमने लालू को बना दिया। भाई बना नहीं दिया, देश को लुटवा दिया, बर्बाद कर दिया आपने, खा गया, और उसने आपको खा गया। आज जाके देखिए, हमारे एक मित्र का शादी होने वाला है, ठीक है। वो आपके ही जाति के लड़ाइयों के बीच में आज 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 ये सोचने पे तकलीफ होता है। उनको मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, उनका नाम भी नहीं बोलूंगा। आज सोचिए, वो जब बचपन में थे तो वो आपके जाति पाति की लड़ाई में उनके पिता का दिवंगत हो गए। नहीं, अब सोचिए, कौन संधि मिलन में कौन जाएगा? आशुतोष कुमार। समझे? तो ये जो जो जहर आपने बोया है, ये सिर्फ आप पे नहीं पड़ता है, ये सब पे पड़ता है। आज दोनों भाई बिना बाप के जवान हुए, बड़े पले बढ़े, दोनों ने आर्मी में नौकरी लिया, आर्मी मिलिट्री में, आर्मी में मिलिट्री में जॉब किया, घर बनाया, बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, सब है, माँ है। लेकिन बचपन में उनको पिता का शकल भी याद नहीं। 3-4 साल के रहे होंगे, 2 3, पिता नहीं थे। चाचा भी उस समय कालखंड ऐसा था कि चाचा भी घर छोड़ के विदा हो गए थे। कौन में, और वो समाज में मुझे लगता है कि सबसे बड़े सबसे छोटे उनके पिताजी थे। अब उनके पिता तुल्य कोई है नहीं, कौन मिलेगा समझे? मिस्टर, बताइए। ये जो अरवल, जहानाबाद और कैमूर, भभुआ के जो आपको जो चुल्ल मचती है ना, तो चुल्ल को थोड़ा शांत रखिए, ठीक है।
आप किसी भी जाति का झंडा उठा के उसका जो है ना उद्धार नहीं कर पाएंगे। आज भी हमारे यहाँ जो गरीब ब्राह्मण है वो गरीब ही है, वो आज भी बेचारे रोड पे जाकर वीसिंग का ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आज भी जो मजबूर है मजबूर ही है, लाचार है लाचार ही है। आज भी ग्रेजुएट होके भी शिक्षा तमाम राज्यों से सस्ता है बिहार का। 1,000 रुपए तक में ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है, मतलब हर एक साल 1,000 रुपए देते जाइए तब ग्रेजुएट होते जाएंगे, ये समझिए। तो इस प्रकार से रहा है। तो वो लोग गार्ड का नौकरी करने पर मजबूर है, तो आप नहीं नौकरी दिला सकते। नौकरी से याद आया, जिनको भी नौकरी चाहिए भाई, वो हमारे भागलपुर जॉब सीकर पे चाहिए, और वहाँ जाके आप जो है ना उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे नौकरी की जानकारी आएंगे उन पे आप एक बार थम्स अप कीजिए। हम आज लाइव में थे, और कौन हमारे साथ आया नहीं आया, और किन किन भाइयों ने हमें कमेंट किया, ध्यान नहीं दे पाए, माफ करिएगा मतलब, क्योंकि आज जितना बताना था वो बहुत ज़रूरी था। आज हमने एक पोस्ट डाला था, उन पे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी, तो उनको जवाब देना जरूरी था। हम बार बार ओपन कर करके फेसबुक में कमेंट करेंगे तो फिर वो वक्त कम बचता है हमारे पास, तो हमने सोचा एक बार लाइव आके तो जवाब एक बार दे दूँ। तो धन्यवाद। आगे भी अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोले तो आप इसे जवाब दे दीजिए, उनको रिकमेंड कर दीजिए, उनको शेयर कर दीजिएगा हमारा वीडियो कि भाई देख लो इंजीनियर साहब का वीडियो, ठीक है। तो एक बार उनको बता दीजिएगा, ठीक। और किसी को विशेष जानकारी चाहिए होगी, कभी कुछ बात करना होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो अभी लाइव नहीं आता हूँ। करना होगा तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, बात कीजिए, डीएम कीजिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाय। शुभ रात्रि। राम राम। जय माता दी। जय माँ दुर्गे। आज षष्ठी, अब कुछ पल में अब खत्म, सप्तमी में हम लोग प्रवेश करेंगे नवरात्रि के। और बाकी दिन जब बचेंगे, रामनवमी की तैयारी चल रही है, रामनवमी होने के बाद माता जी का विसर्जन, और धन ध्वजा लेके चलिए। धर्म ध्वजा के बारे में हम इसलिए बता देते हैं बार बार, कहीं आप जाते हो चलते धर्म पर, तो ये भी एक टॉपिक लंबा हो जाता है, किस दिन बात करेंगे आपसे। हमें जब हम यहाँ पे हमारे माँ पास, जब हमारे कोई गार्जियन नहीं होते, हमारे माँ पिताजी भाई बंधु कोई बड़े लोग नहीं होते हैं, कोई कोई मेंटर नहीं होते हैं, तो हमें हमें अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, हमें सक्षम बनाने के लिए, हमें एक हमारे रास्ते को आसान करने के लिए, कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। हम जितना धर्म को समझते हैं उतना बता रहा हूँ, हमारे दृष्टि से एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, इस डिसिप्लिन से आप चल पाएंगे। वो डिसिप्लिन जो होता है वो आप खुद का एक रूल बुक बना के लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि कल के दिन कोई ना कोई आएगा उस रूल बुक में कुछ और लिख के चला जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, कितना सारा धर्म, कितनी सारी किताबें, ग्रंथ है, सारा कुछ है, कितने जब भी खुला हुआ ये मैं पढ़ रहा था, गीता ऐसे है और बड़ी, और तो आप उनको ध्यान में रख के उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो आपको ये कमी फील नहीं होगा कि आज मुझे कोई बताने वाला नहीं है, आज कोई मुझे डांटने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, एक आपको आज जाते वक्त एक शेयर करके जाता हूँ, ज्ञान की चीज है। गीता में जो द्वितीय अध्याय है, इसमें आप समझिए प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोक है, ठीक है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन बोल देते हैं कृष्ण से कि नहीं, भगवान कृष्ण से कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हमको अब मेरा साहस नहीं होता है कि हम अपने लोगों पे बाण उठाएं, हम कुछ करें। आपका भी मन होता है, पढ़ाई करते हैं, आपका मन होता है कि नहीं भाई हमारा मन नहीं कर रहा है यार, हम क्यों पढ़ाई करें, क्या कर रहे हैं पढ़ाई करके तो लोग मिसाइल बनाते हैं, बम बनाते हैं, देश को बर्बाद कर देते हैं, केमिकल बनाते हैं। ये सब तो देश को बर्बाद किए, तो कारण ही ये हमारा पढ़ाई है। ये हमारा 3G बना दिया, 4G बना दिया, हमारे समाज से चिड़िया चले गए। तो फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि ये श्लोक जो मुझे जो सबसे ज्यादा एनर्जी देती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, वो मैं सुना रहा हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। कहते हैं, क्लेब्यम मां समागम पाठ नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। मीन्स, हे अर्जुन, इसमें आप क्लियर कट अर्जुन को गाली दे रहे हैं भगवान कृष्ण। सुनिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को
अगेन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ठीक है, नपुंसकता को त्याग दो। आपको बोलेंगे, आपको कितना गुस्सा आएगा, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है, हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। समझे? तो ये है, तो भगवान कह सकते हैं, हमें यही कहते हैं, जब हमारा मन नहीं होता कुछ काम करने का तो हम ये पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं अपने आप को, भगवान ये कह रहे हैं कि शशांक, नपुंसकता को मत प्राप्त हो भाई, महान बनो, कुछ करो, ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ करना है दुनिया में, आगे बढ़ो, ठीक है, थको मत, रुको मत, बस।